ओके जी, आज का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह रिलेशनशिप बिटवीन के एंड केबी। के को हम कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और केबी को कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो सबसे पहली बात कि एसिड और बेस ये इनवर्स ही होंगे। अगर के की वैल्यू ज्यादा होगी तो केबी की कम होगी। रिलेशनशिप इनवर्स होगा, लेकिन कैसे होगा? अच्छा, हमारे पास जो ओवरऑल रिलेशनशिप है इसकी बुनियाद पे कि जो के और के बी है, इसका जब प्रोडक्ट होता है वो के डब्ल्यू के इक्वल होता है। ये हमने डिराइव किया वाटर में से कि के डब्ल्यू एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव की इक्वल है। एच पॉजिटिव एसिड हो गया और ओ एच नेगेटिव बेस को इंडिकेट करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक एसिड हो, फॉर एग्जाम्पल एच ए एक एसिड है जो कि आयोनाइज होके एच पॉजिटिव आयन बनाता है और ए नेगेटिव आयन बनाता है। सो इसमें एच पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन हो गया, प्रोटॉन, और ए नेगेटिव को हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। इसका के ए क्या होगा? दैट वुड बी एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू ए नेगेटिव कंसंट्रेशन ओवर एच ए कंसंट्रेशन। अब जो ए नेगेटिव है जिसको हम कहते हैं, ये होता है कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनेगा एच ए प्लस ओ एच नेगेटिव। तो अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, यानी कॉन्जुगेट बेस जब पानी में डिसॉल्व होगा तो अल्कलाइन सोल्यूशन होगा। इसका जो के बी होगा वो एच ए होगा इंटू ओ एच नेगेटिव होगा इंटू क्या होगा, डिवाइडेड बाय ओनली ए नेगेटिव। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हो गई। अब हमने इसके आगे चलना है। तो इससे आगे क्या है कि हमें कहा क्या गया के ए इंटू के बी। अब हमने करना क्या है, के और के बी इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर देना है। सो के मेरे पास आया है जी एच पॉजिटिव इंटू ए नेगेटिव ओवर एच ए, और के बी मेरे पास आया है, क्या आया है जी, एच ए इंटू ओ एच नेगेटिव ओवर ए नेगेटिव। अब हमने इनमें कॉमन फैक्टर देखना है। इसका कॉमन फैक्टर कौन सा है जो कैंसल आउट हो सकता है? वो इसका ए नेगेटिव से एच ए से। सो बच क्या गया, के ए इंटू के बी इक्वल टू एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एफएससी की लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, अब हमारे पास हमें ये भी पता है कि के डब्ल्यू जो ये होता है वो इक्वल होता है एच पॉजिटिव के इंटू ओ एच नेगेटिव के। कंडीशन क्या है कि इसके लिए आपने जो इस पूरे प्रोसेस के लिए टेम्परेचर लेना है वो 25 सेल्सियस लेंगे स्टैंडर्ड। अब हम क्या लिख सकते हैं कि के इंटू के बी जो है, वो जो शुरू में हमने बात की कि वो के डब्ल्यू के इक्वल आता है, तो अब यहां से भी साबित हो गया कि आपका के ए इंटू के बी जो है वो के डब्ल्यू के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। अगर मैं इसमें लॉग ले लूं, लॉग ऑन बोथ हैंड्स, फिर क्या होगा जी? अगर इसका लॉगरिथम लेता हूं तो क्या होगा, लॉग के ए प्लस लॉग के बी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर प्लस आएगा तो ये लॉग हो जाएगा के डब्ल्यू। सो फर्दर अगर इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाइंग विद -1, अब क्या होगा मेरे पास, ये हो जाएगा माइनस लॉग के ए माइनस लॉग के बी इक्वल टू माइनस लॉग। सो माइनस लॉग किसे कहते हैं बेटा? इसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? तो हो जाएगा पी के ए प्लस माइनस लॉग के लिए स्मॉल पी एक सिंबल है, पी के बी इक्वल टू पी के डब्ल्यू। अच्छा, अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें एट रूम टेम्परेचर, वो क्या निकलेगी? पी के डब्ल्यू। सो पी के डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो होती है पी के ए प्लस पी के बी। अगर आप यूं पुट करना चाहें तो स्मॉल पी के डब्ल्यू की वैल्यू है इन 1 × 10⁻⁻14। स्मॉल पी किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा माइनस लॉग
1 इंटू 10⁻⁻14, तो ये आपका आ जाएगा पी के ए प्लस पी के बी इक्वल टू 14। अब हमारे पास एक रिलेशनशिप जो आया पी के ए पी के बी इक्वल टू 14, अब हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर पी के ए की वैल्यू 7 है तो पी के बी की वैल्यू भी 7 होगी, राइट, तभी 14 बनेगा। अगर पी के ए की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, 9 हो जाए, तो पी के बी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी, ताकि आंसर 14 रहे। गॉट द पॉइंट? सो अब इसी तरह से अगर आप पी के बी की वैल्यू अगर इंक्रीज होकर 10 हो गई है तो फिर पी के ए कम हो जाएगा, आंसर 14 रहना है। सो दिस शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन पी के ए एंड पी के बी। ये हमारा एक प्रूव आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पी के एंड पी के बी, और ये कितने टेम्परेचर पे है, 25 सेल्सियस पे है। गॉट इट? कोई क्वेश्चन बचे? बेटा कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो क्या आपके पास अंडरस्टैंडिंग है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की? क्या कॉन्सेप्ट है जी इसके मुताबिक? एसिड कौन होता है? एसिड्स आर Which may set up a pair of electrons. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई इसकी एग्जाम्पल दे दें। वो जहरी बात है, ये वो केमिकल होंगे, निशानी इनकी क्या होगी, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, दो बातें याद रखिएगा। पहली बात कि जैसे AlCl3, इस केमिकल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, BF3, यानी कि निशानी क्या हो गई, नॉट स्टेबल विदाउट ऑक्टेट, स्टेबल विदाउट ऑक्टेट, एक वो निशानी हो गई। अगर आप चेक भी कर लें फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम क्लोराइड को, तो एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में कितने होते हैं, ग्रुप 3 में? जी बेटा, एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में कितने होते हैं? बेटा ग्रुप 3 में है, लास्ट शेल में कितने होंगे एल्यूमिनियम के? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 तो बताएं। तो फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है ना, टोटल 6 ही बन रहे हैं शेयरिंग। तो अब फिर भी ये स्टेबल है। ऐसे कंपाउंड्स लेविस एसिड होंगे। और दूसरी निशानी ये है कि आपके पास पॉजिटिव आयंस वाले केमिकल, पॉजिटिव आयंस वाले, वो भी लेविस एसिड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव आयन क्या होगा, उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन जिसमें कम होते हैं वही तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो पॉजिटिव आयंस केमिकल और वो तमाम कंपाउंड जो स्टेबल हैं बगैर ऑक्टेट के, ये बड़ी निशानियां हैं आइडेंटिफाई करने के लिए जो लेविस एसिड्स होंगे। लेविस बेस इसके अपोजिट क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लेविस बेस हो जाता है जी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो होगा वो लेविस बेस है। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की क्या निशानी होगी। इसमें सबसे पहली निशानी है, इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, वो ऑक्टेट हो, स्टेबल हो, और ये भी हो सकता है कि वो नेगेटिव आयंस हो, क्योंकि नेगेटिव आयंस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उसने एक गेन भी किया हुआ होता है, तो वो सारे जो हैं वो लेविस बेस में कंसिडर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछे कि कोई एग्जाम्पल दे दें, हम क्या दे सकते हैं जी, आप Cl नेगेटिव भी दे सकते हो, आप NH3 भी दे सकते हो। अच्छा, अब लेविस के मुताबिक वाटर जो है, इसमें तो दो लोन पेयर है, तो वाटर को क्या होना चाहिए, एसिड बेस या न्यूट्रल? जी बच्चा, बताएं।
वाटर एसिड में आता है, बेस में या न्यूट्रल में, अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट? सर एसिड। जब इसके पास दो लोन पेयर हैं तो ये एसिड में कैसे आएगा? यहां पे मैंने आपके सामने निशानी लिखी है कि लोन पेयर इनके पास होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये कौन होते हैं? तो आपने ब्लफ मारा, सो रहे थे आप। नेक्स्ट टॉपिक है जी बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं, दो solutions that resist change in pH, solutions that resist change in pH when small amount of acid और अल्कली इज एडेड। तो अब उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या अल्कली ऐड की जाए तो वो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। पानी है ना, पानी का मसला ये है कि पानी की पीएच होती है जी 7, लेट्स सपोज। अब इसमें थोड़ा सा भी एसिड गिर जाए तो इसकी पीएच 7 से 2 या 7 से 1 हो जाती है। लेकिन अगर बफर सॉल्यूशन हो, उसमें एसिड गिर जाए तो उसकी पीएच अगर पहले 6 है तो हो सकता है 5.9 हो जाए, या हो सकता है वही वही रहे, चेंज ना हो। तो ऐसे सॉल्यूशन जो बफर पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं, हम उन्हें बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि बफर सॉल्यूशन क्या, किस चीज से बने हुए होते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन क्या है जी? सो पॉइंट है कि इनकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मतलब ये किस चीज से बने होते हैं। तो बेसिकली हम इसमें बात करते हैं कि बफर सॉल्यूशन में दो टाइप्स हैं। पहले हम कह देते हैं जी मेन एसिडिक बफर, जो एसिड से बना हुआ होगा। बेसिक बफर, जिसमें बेस यूज हुई होगी। तो ये तो एक नेम हो गया जो उसका मतलब बता रहे हैं। तो एसिडिक बफर में फर्दर क्या यूज हुआ होगा? एसिडिक बफर बना हुआ होता है वीक एसिड, और उसमें मिक्स होता है वीक एसिड के सॉल्यूशन में सॉल्ट ऑफ दैट एसिड विद स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह जो बेसिक बफर होगा उसमें भी दो चीजें हैं, उसमें एक होगा वीक बेस और दूसरी चीज होगी सॉल्ट ऑफ दैट बेस विद स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा जी, अब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं तो कुछ हम करीब जाएंगे। सो वीक एसिड कोई सा भी ले लें, ये बड़ा वीक एसिड हम कॉमनली पढ़ते हैं, क्या नाम है इस एसिड का? CH3OH का। एसिटिक एसिड। ओके, तो अब ये देखें, ये एक एसिड है जिसका ये H रिप्लेसेबल है, जो H पॉजिटिव को ये लूज करता है और उसकी जगह Na आ गया। तो मैंने जो ऊपर जुमला लिखा है वीक एसिड सॉल्ट ऑफ दैट एसिड, तो एथनो एक एसिटिक एसिड का जो सॉल्ट है सोडियम एसीटेट, तो यानी उसका नेगेटिव आइन कॉमन होना चाहिए या कॉन्जुगेट बेस जिनका कॉमन हो। ठीक है, अगर एसिड वीक होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। जब बेसिक बफर की एग्जांपल देख लेते हैं, ये है NH4OH। अब इसका सॉल्ट क्या है जी? NH4। बेस जो होते हैं आपको पता है वो OH नेगेटिव जो है वो डोनेट करते होते हैं। तो अब इसमें क्या चीज सब्स्टिट्यूट हो रही है? OH सब्स्टिट्यूट हो रहा है Cl से। NH4OH बेस है और NH4Cl जो है वो सॉल्ट है। अब अगर हम इसको यूं देखें कि अगर आप एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट को मिक्स करते हैं तो ये एक एसिडिक बफर बनता है, जिसमें थोड़ा सा एसिड या अल्कली ऐड हो जाए तो इनकी पीएच, सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होगी। बेसिक बफर में दो चीजें थी, एक वीक बेस और एक उसका बेस, उसी बेस का सॉल्ट। तो इनमें भी थोड़ी सी एसिड या अल्कली ऐड हो जाए तो उनकी पीएच चेंज नहीं होती। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये
इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? तो बफर हमें क्यों चाहिए? सबसे पहली बात कि इंसान जो है वो बहुत ही नैरो पीएच रेंज में लिव करता है। इंसान के जो ब्लड की पीएच है, हमारे ब्लड की जो पीएच है वो 7.35 से 7.45 होनी चाहिए, ना इसके दरमियान रहनी चाहिए। किसी इंसान की ब्लड पीएच इससे नीचे चली जाए या ऊपर चली जाए, उसकी फौरन मौत हो जाती है। अब सवाल यह है कि अगर हम कॉन्टिन्यूसली मीट खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, वो तो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते हैं, हम एसिडिक फूड लेट्स सपोज काफी खा रहे हैं, तो हमारी पीएच कम नहीं होती 7.35 से, इसलिए कि आवर ब्लड सिस्टम हैव अ बफर एक्शन सिस्टम। हमारे ब्लड के अंदर बफर सिस्टम मौजूद है जो कि पीएच को मेंटेन रखता है, चाहे आप एसिडिक फूड्स कॉन्टिन्यूसली खाते रहें या अल्कलाइन फूड्स खाते रहें, और उसने आपके ब्लड की पीएच को मेंटेन करके रखने इसके दरमियान ही। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। क्या हुआ बच्चे? सर आपकी आवाज बीच में कट रही है। अच्छा चले, मैं अब दोबारा देखता हूँ। ओके, अब इसमें हमारे ब्लड पीएच को इसने मेंटेन कर। इसके अलावा जो हमारे डाइज ऑन क्लोथ्स, जो कपड़ों के डाइज होते हैं, उसमें बफर का बड़ा यूज है। इसके अलावा एंजाइम स्टडीज में बहुत ज्यादा यूज होता है बफर, हमको पीएच को मेंटेन रखना होता है। एंड सो मैनी इंडस्ट्रीज जो है, मॉलिक्यूलर लैब एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो डिपेंडेंट हैं बफर पे। अब एक सवाल आता है बड़ा जरूरी, व्हाट इज बफर एक्शन? यानी बफर एक्शन का मतलब है, इसको आप ये भी कह सकते हो, हाउ बफर रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। कि बफर में ऐसी क्या खूबी है कि बफर जो है पीएच चेंज को रेजिस्ट कर लेता है। ओके जी, बफर एक्शन ये होता है, रिपीट करेंगे, हाउ बफर रेजिस्ट चेंज इन पीएच, कि बफर कैसे पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ बफर रेजिस्ट चेंज इन पीएच, हाउ बफर रेजिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन एन एसिड और अल्कली इज एडेड इन इट। तो बफर में ऐसे क्या बात है कि बफर जो है वो पीएच चेंज को रेजिस्ट कर लेता है। सपोज मैं एक इजी सी एग्जांपल लेता हूं, आपका जो बफर है, सपोज एसिटिक एसिड का बफर है। एसिटिक एसिड का जब बफर है तो उसमें ये दो चीजें होंगी, एसिटिक एसिड प्लस उसका सॉल्ट। आप सोडियम या पोटाशियम, कोई सा भी सोडियम एथनोए एसीटेट या पोटाशियम एसीटेट ले सकते हैं। सो ये अब हमारे पास है। अब हमने एक चीज जो इसमें समझनी है पहले, कि बेटा कौन सा चीज इसमें ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो ऑब्वियसली ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड तो पानी में इतने सॉल्युबल नहीं होते, तो दिस इज सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सोडियम आयंस की तादाद ज्यादा है और H पॉजिटिव आयंस है। अच्छा, अब होगा क्या? सपोज HCl के ड्रॉप जो हैं इस बफर के ऊपर गिर गए, HCl गया इस सोल्यूशन के अंदर, तो अपने दो आयंस बना दिए। अब अपोजिट आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, तो H पॉजिटिव आयन जाकर कंबाइन करेगा एसीटेट आयन से और बना देगा एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है। ठीक है, यानी ये इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी इस तरह से। अच्छा, अब जो क्लोराइड आयन है ये कंबाइन करेगा सोडियम से, तो आपका सवाल हो सकता है कि क्लोराइड आयन H पॉजिटिव से क्यों कंबाइन नहीं करेगा? जब क्लोराइड आयन सोडियम से कंबाइन करेगा तो वो बनाएगा NaCl जो कि न्यूट्रल सॉल्ट है। अब HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड था, उसके आने से एक वीक एसिड बना और एक सॉल्ट बना। ये सॉल्ट ही क्यों बना? क्योंकि आपका जो सोडियम एसीटेट है ये कई गुना ज्यादा सॉल्युबल है एसिटिक एसिड से जो कि एक वीक एसिड है। तो इसका मतलब है सोडियम आयन की तादाद बहुत ज्यादा होगी, मैनी मैनी टाइम ज्यादा होगी H पॉजिटिव आयन से। तो क्लोराइड आयन इसलिए सोडियम आयन से कंबाइन करके सॉल्ट बनाता है। अब चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड आकर कन्वर्ट हो गया वीक एसिड में और न्यूट्रल सॉल्ट में, इस वजह से पीएच डज नॉट चेंज
आप ये कह सकते हो या pH चेंज इज नेग्लिजिबल कह सकते हो। इन दिस वे बफर रेजिस्ट द चेंज इन pH व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली इज एडेड इन इट। ठीक है बेटा, अब बताएं कोई क्वेश्चन बफर में? नो सर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो जिस तरह हम आपके एसिड बेस होते हैं तो एसिड बेस के साथ ही एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स भी होते हैं। तो जब वो हाइड्रोलाइज करते हैं कुछ सॉल्ट्स हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं, कुछ सॉल्ट हाइड्रोलाइज करके बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, कुछ सॉल्ट हाइड्रोलाइज करके न्यूट्रल बनाते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट को पानी में मिक्स करें तो वो बेसिक सॉल्यूशन बना देते हैं। अब सवाल ये है एक वो कौन से सॉल्ट हैं जो एसिडिक हैं, कौन से सॉल्ट बेसिक हैं और कौन से न्यूट्रल हैं। अच्छा, तो जो अमोनियम क्लोराइड है पहला, फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, अब जब ये पानी में डिसॉल्व होगा तो ये कौन कौन से दो केमिकल्स बनाएगा पानी में डिसॉल्व होके? तो ये बना देगा जी NH4OH प्लस HCl। अब इसने बनाई तो दो चीजें हैं, बट HCl इज वेरी स्ट्रॉन्गर एसिड देन NH4OH, इसलिए अमोनियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा और अमोनियम क्लोराइड को हम एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। न्यूट्रल में NaCl लें, NaCl को पानी में मिक्स करें, आपके पास बनेगा NaOH और HCl। अब NaOH और HCl दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। फिर आ जाता है बेसिक। बेसिक आ गया जी K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। जब ये पानी में डिसॉल्व होगा तो ये हमारे पास बनाएगा एक बना देगा KOH प्लस H2CO3। अब पॉइंट ये है इसमें समझने वाला कि KOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो K2CO3 को इस वजह से, और H2CO3 वीक एसिड है कार्बोनिक एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग। तो ओवरऑल जब पोटेशियम कार्बोनेट को पानी में मिक्स करेंगे तो सोल्यूशन की pH 7 से अबव होगी, क्योंकि KOH स्ट्रॉन्गर बेस है और H2CO3 वीकर एसिड है। ये एक सादा सा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर पूछा जाता है। अब उसमें नेक्स्ट जो है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो इसमें जो इसने एक टेबल दिया हुआ है कि हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जी, टेबल 8.5 में NaCl और ये जो एसिडिक और बेसिक अफेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास रिएक्शन कुछ ऐसे हो, मेरे पास हो जी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, HNO3, H2SO4 और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, तो आपके पास जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। गॉट इट? सॉल्ट तो बनेगा लेकिन वो किस टाइप का बनेगा? न्यूट्रल। अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें, अगर मेरे पास हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही, लेकिन आगे बेटा वीक बेस हो, अब जो मेरे पास सॉल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि आपका ना एसिड स्ट्रॉन्ग है। अगर इसके रिवर्स में मैं बात करूं, अगर मेरे पास वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो क्या बनेगा? कौन सा सॉल्ट? डेफिनेटली बेसिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि आपका बेस वाटर तो तीनों में आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन में कॉमन ही होता है। अब सवाल यह है कि अगर आपके पास वीक एसिड हो और साथ ही वीक बेस भी हो, फिर क्या होगा मेरे पास? फिर मेरे पास एसिडिक सॉल्ट भी बन सकता है, स्लाइटली एसिडिक, बेसिक भी बन सकता है और न्यूट्रल भी बन सकता है स्लाइटली, लेकिन स्लाइटली एसिडिक बेसिक। उसकी वजह क्या? अगर दोनों ही एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होगा जो उनसी भी चीज, अगर एसिड वीक तो है बिट स्ट्रॉन्गर है बेस से, तो फिर वो एसिडिक की तरफ ले जाएगा। दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के हैं तो न्यूट्रल पे ले आएंगे, जो स्ट्रॉन्गर होगा वो उसे अपनी साइड पे ले जाएगा। फिर इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इनके साथ साथ कुछ एक एग्जांपल, तो न्यूट्रल सॉल्ट की एग्जांपल अभी आपको बताई, NaCl का बनना, KCl का बनना, ये आपके न्यूट्रल सॉल्ट की एग्जांपल हैं। और कोई एसिडिक सॉल्ट की कोई एग्जांपल आप बताएं। एक मैंने आपको बताई अमोनियम क्लोराइड है, इसके अलावा कोई आपके जहन में है तो वो बताएं। सपोज CuSO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड से बनेगा,
और अगर आपके ज़हन में कोई है तो बेसिक में एक तो K2CO3 हमने पढ़ा है, इसके अलावा CH3COONA क्योंकि इसका CH3COONA यस क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है। और बाकी वीक में तो बहुत सारे ऐसे बना सकते हैं, वो तो कई सारे ऑप्शन हैं। आखिरी टॉपिक है जी लेवलिंग इफेक्ट। अब लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है जी? लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है? देखो, तमाम एसिड्स जो हैं वो क्या करते हैं? एसिड्स डोनेट प्रोटॉन इन वाटर, डोनेट H पॉजिटिव इन वाटर और या प्रोटॉन डोनर। अच्छा, अब आपके पास कई सारे एसिड्स हों और आपने ये देखना हो कि इनमें से कौन सा प्रोटॉन डोनेट, इनमें से स्ट्रॉन्गर कौन सा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हमें लेवलिंग इफेक्ट देखना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा कि अब देखो ना, किसी भी एसिड को पानी में ऐड कर दो ना, तो सबका बिहेवियर सेम है कि वो प्रोटॉन डोनेट करेगा। लेकिन अगर आप दो एसिड्स को आपस में मिक्स कर दें, फॉर एग्जाम्पल HCl और HBr को मिक्स कर दो, तो क्या होगा? HBr स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो फिर क्या होगा? फर्क क्या पड़ेगा? इनमें से एक एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो अब आपको पता चल जाएगा, अगर आपने दो एसिड्स को आपस में मिक्स किया और उसमें एक एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है जो प्रोटॉन, दो एसिड्स की मौजूदगी में जो प्रोटॉन डोनेट कर पा रहा है वही उससे स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो लेवलिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि आपने एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए आप वाटर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर में ऑल एसिड डोनेट्स प्रोटॉन। इसके लिए आप एसिड को एसिड में मिक्स कर दें, और जब एसिड को एसिड में मिक्स करेंगे तो जो उनमें से स्ट्रॉन्गर होगा वो प्रोटॉन डोनेट करेगा और दूसरे एसिड को प्रोटॉन गेन करना पड़ेगा और उसको एज अ बेस बिहेव करना पड़ेगा। ठीक हो गई बात?